सियासी खानदानों की भरमार, कर्नाटक में परिवार ही दावेदार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। कर्नाटक को बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार कहा जाता है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति साउथ में सबसे पहले इसी राज्य में परवान चढ़ी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को कर्नाटक की तरफ से एक तरफा जनादेश मिला लोकसभा चुनाव में, लेकिन बाद में हुए विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने कांग्रेस को बहुमत के आशीर्वाद से नवाज दिया। लिहाजा इतिहास में दोनों पार्टियां जीत की एक एक बड़ी पारी खेल आज बराबरी पर खड़ी हैं। लिहाजा लोकसभा चुनाव 2024 में यह मुकाबला 50-50 का दिखाई पड़ता है। कन्नड़ भाषी राज्य में जाति और समुदायों का गहरा प्रभाव है। ज्यादातर वोटर्स बिरादरी देखकर मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। आपने खूब लिंगायत, वोकालिंगा ये सुना होगा। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस एक ही जाति से उम्मीदवार उतारकर एक दूसरे के पुराने वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि समीकरण चाहे जिसके पक्ष में हो, लेकिन कर्नाटक की सियासत में परिवारवाद ने आम उम्मीदवारों की उम्मीद को बेहद सीमित कर दिया है। कर्नाटक में घमासान, 28 सीटों का मैदान। कांग्रेस बीजेपी में टक्कर, इतिहास में दोनों बराबर। उन्नीस में भगवा लहर छाई, विधानसभा में कांग्रेस लहराई। बीजेपी को जेडीएस का साथ, 24 में कांग्रेस से आर पार। जाति समुदाय की सियासत, सेंधमारी की तगड़ी कवायद। गारंटी बनाम राष्ट्रवाद, किसकी शय, किसे मिलेगी मात। अठारह सीटों पर खानदानी उम्मीदवार, हर तरफ परिवारवाद। भाई भतीजावाद में कांग्रेस आगे, गठबंधन की भी कदम ताल। बेटे, पत्नी, बहन, भाई, चुनाव मैदान में रिश्तेदार ही रिश्तेदार। देवेगौड़ा सियासी खानदान, एक परिवार से 3 उम्मीदवार। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। यहां राज्य की सत्ता पर काबिज कांग्रेस ने आधी यानी 14 सीटों पर सियासी परिवारों के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीएस गठबंधन से भी 9 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो भाई भतीजावाद के चलते लोकसभा सीट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। दक्षिण के इस राज्य में विश्वास से लबरेज कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं 3 सीटें देवेगौड़ा की पार्टी को देकर बीजेपी ने 25 जगहों से अपने नेताओं को मैदान में उतारा है। कर्नाटक देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां मुकाबला कांटे की टक्कर का बताया जा रहा है। देश में आम चुनाव 2024 के लिए सियासत चरम पर है। अलग अलग सूबों में राजनीति के अपने अपने समीकरण होते हैं। वहीं कर्नाटक की सियासी लड़ाई में परिवारवाद हावी है। परिवार ही दावेदार। लोकसभा की 28 सीटों पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी जेडीएस गठबंधन के बीच है। तीनों दलों ने मिलकर 18 सीटों पर 23 ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जो पार्टी नेताओं के परिवार के सदस्य या सगे संबंधी हैं। परिवार को ही उम्मीदवार बनाने के चलन में 14 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे आगे है। वहीं बीजेपी जेडीएस गठबंधन ने 9 चेहरों को मैदान में उतारा है जिनकी पहचान उनका सियासी खानदान है। गठबंधन में जेडीएस 3 और बीजेपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
जेडीएस में पार्टी प्रमुख एचडी कुमारस्वामी समेत परिवार के 3 सदस्य लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं। वहीं बीजेपी के 5 उम्मीदवारों का संबंध पार्टी के पुराने नेताओं से है। देखा जाए तो कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों पर परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीखे हमलों के बीच कर्नाटक में बीजेपी भी इसी राह पर है। परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार ही राजनीति का एकमात्र लक्ष्य बन जाए तो विरासत पर ध्यान नहीं जाता। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने दशकों तक देश के साथ लगातार यह अन्याय किया है। आज पूरी दुनिया में भारत की समृद्ध विरासत की गूंज सुनाई दे रही है। आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो पाएंगे कि लोग भारत आना चाहते हैं, भारत के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने दशकों तक दुनिया को भारत की असली विरासत से दूर रखा। यहाँ तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने वंशवादी परंपरा को स्वीकारते हुए बड़े नेताओं के बेटे बेटी, पत्नी, बहन, भाई या दूसरे रिश्तेदारों को उम्मीदवार बनाया है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस सरकार ने 6 मौजूदा मंत्रियों और एक पूर्व मंत्री के बेटे बेटियों को उम्मीदवार बनाया है। फैसले का बचाव करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के मुताबिक उनकी पार्टी ने युवा, शिक्षित और महिला उम्मीदवारों को आगे बढ़ाया है। शिवकुमार के छोटे भाई डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का वंशवाद पर कहना है कि बीजेपी के आरोपों से फर्क नहीं पड़ता। इस मामले में जनता की राय अहम है। वहीं भाजपा की तरफ से परिवारवाद की आलोचना के बीच कुछ परिवार के सदस्यों को टिकट देने की आलोचना करते हुए पूर्व मंत्री और पार्टी नेता केएस ईश्वरप्पा के अनुसार येदुरप्पा, उनके बेटे और भाई बीवाई विजेंद्र के प्रभाव में पार्टी पारिवारिक राजनीति के आगे झुक गई है। जेडीएस में परिवारवाद। जेडीएस को कर्नाटक में कई बार अप्पा मकल्ला यानी पिता बेटे की पार्टी कहा जाता है। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा समेत परिवार से अब तक 9 सदस्य राजनीति में उतर चुके हैं। एचडी देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी, दामाद मंजूनाथ, पोता प्रज्वल रेवन्ना लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कुमारस्वामी की पत्नी अनीता विधायक रही हैं। बेटा निखिल लोकसभा चुनाव लड़ चुका है। वहीं कांग्रेस ने तो 14 सीटों पर सियासी परिवारों के वारिसों को मैदान में उतार दिया है। इनमें गुलबर्गा से उम्मीदवार राधाकृष्ण डोड्डामणि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद हैं। बेंगलुरु ग्रामीण से उम्मीदवार डीके सुरेश उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई हैं। शिवमोगा से उम्मीदवार गीता शिवराज कुमार पूर्व सीएम एस बंगारप्पा की बेटी हैं। बेंगलुरु मध्य से उम्मीदवार मंसूर अली खान राज्यसभा के पूर्व उपसभापति रहमान खान के बेटे हैं। चामराजनगर से उम्मीदवार सुनील बोस मंत्री एससी महादेवप्पा के बेटे हैं। बेंगलुरु उत्तर से उम्मीदवार राजीव गौड़ा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एमवी वेंकटप्पा के बेटे हैं। कर्नाटक समेत देश के तमाम हिस्सों में परिवारवादी राजनीति की जड़ें जनमत में गहराई तक जा चुकी हैं। भारतीय राजनीति से परिवारवाद को उखाड़ने के ज्यादातर प्रयास निरर्थक साबित हुए हैं। ये मुद्दा राजनीतिक पैंतरेबाजी से परे है, क्योंकि ऐसे परिवारों ने खुद को जनता के बीच अलग अलग तरीकों से गहराई से जोड़ रखा है। ऐसे परिवार शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं और सहकारी समितियों के जरिए जनता से जुड़ते हैं और सीधे तौर पर जनमत को प्रभावित करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। कर्नाटक के चुनावी मैदान में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की भिड़ंत साफ दिखाई पड़ती है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में परचम लहराकर राज्य की सत्ता हासिल की, तो अभी अपनी सरकार की मौजूदगी में हो रहे चुनाव में प्रचार की बढ़त उसके पास है। वहीं बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 25 सीटें जीतकर मैदान से विपक्ष को साफ कर दिया था। एक तरफ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उम्मीदों से भरे हुए हैं, जहां तक बात कर्नाटक की है। वहीं दोनों पर पिछला प्रदर्शन दोहराने का दबाव है। इस बीच जो पार्टी कर्नाटक का जातीय समीकरण साध ले जाएगी, 2024 के चुनाव में वही दल परचम लहरा देगा। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिलचस्प लड़ाई के संकेत मिल रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने वाली कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। वहीं 2019 के आम चुनाव में 25 सीटें जीतने के बाद भाजपा राज्य में जमीनी नेटवर्क को भुनाने के लिए मजबूत योजना पर काम कर रही है। जेडीएस इस बार भाजपा के साथ है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि सूबे में भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होगी।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान होगा। कर्नाटक में जातियों और समुदायों को साधने की भी अलग स्तर पर कवायद चल रही है। कांग्रेस बीजेपी के लिंगायत वोट बैंक में सेंधमारी कर वोकालिंगा का एकमुश्त समर्थन हासिल करने की आस में है। जेडीएस के भाजपा के साथ जाने की वजह से पार्टी को मुस्लिम समुदाय का भी व्यापक समर्थन मिलने की उम्मीद है, जबकि भाजपा को लगता है कि उसका लिंगायत समुदाय पूरी तरह उसके साथ है। इसके अलावा जेडीएस के साथ होने से बीजेपी को ये भी उम्मीद है कि वोकालिंगा वोट बैंक विधानसभा चुनाव की तरह पूरी तरह कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बीच कन्नड़ भाषा का पुल तैयार कर कर्नाटक के आम वोटर से करीबी रिश्ता बना रहे हैं। कन्नड़ा भाषा के प्रति मेरा सम्मान कितना ज्यादा है, ये आप भली भांति जानते हैं। जो लोग मुझे कन्नड़ा में भी सुनना चाहते हैं, उनके लिए मैंने टेक्नोलॉजी और एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक कोशिश की है। और अब तक का मेरा जितना ज्ञान है, 80-90% तो मामला ठीक चल रहा है। 5-10% इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये आप जब सुनोगे तो मुझे करेक्शन के लिए अवसर मिलेगा। तो मेरी मदद करोगे? मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको सुनकर के मुझे बताना पड़ेगा कि मोदी जी इसमें थोड़ी कमी है, बताओगे? क्योंकि मुझे उसको और अच्छा बनाना है और आपकी मदद के बिना नहीं बना सकता हूं। करोगे मदद? तो करना क्या है, आपको सोशल मीडिया एक्स साइट पर जाकर के नमो इन कन्नड़ा, NAMO, नमो इन कन्नड़ा, ये जो हैंडल बनाया है ना, उस पर जाना है। तो मोदी आपकी सेवा में हाजिर है। और आप किसी को भी दिखा करके कह सकते हो, बड़े गर्व से कह सकते हो, मोबाइल दिखा करके, देखो मोदी मेरी जेब में है। विधानसभा चुनाव में कर्नाटक का मैदान फतेह करने वाली कांग्रेस को पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा है। लोकसभा चुनाव का प्रचार करते हुए कर्नाटक में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद वाली पार्टी है। एक बार कोयले से कालिक दूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस से करप्शन कभी जुदा नहीं हो सकता। आज कर्नाटका में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। असामाजिक तत्वों को खुलेआम संरक्षण दे रही है। जनता के मन में खौफ पैदा किया जा रहा है। जनता परेशानियों से त्रस्त है और कांग्रेस लूट में व्यस्त है। साथियों, एक बार कोयले से कालिख दूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस से करप्शन दूर नहीं हो सकता। इन परिवारवादियों के लिए करप्शन ही ऑक्सीजन है। कर्नाटक की राजनीति की समझ रखने वाले रणनीतिकारों के मुताबिक यहां चुनावी मुकाबला 50-50 का है। कांग्रेस के साथ उसकी गारंटी है, जिस पर पार्टी ने अमल किया है। इसका लाभ भी उसे मिल रहा है। बीजेपी की गारंटी यहां उतनी कारगर नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहां कांग्रेस की सरकार है, जिसने कई योजनाओं को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। जहां तक जातियों या समुदायों की बात है, वोकालिंगा समुदाय अपने नेता को कमजोर नहीं होने देना चाहता। विधानसभा चुनाव में उन्होंने डी शिवकुमार का साथ दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो सीएम बन सकते हैं। हालांकि इस बार देवेगौड़ा के पक्ष में भी कुछ सहानुभूति हो सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया अभी मुख्यमंत्री हैं। सिद्धारमैया कर्नाटक की आबादी में 8% हिस्सेदारी वाली अपनी जाति कुरुबा के सर्वमान्य नेता हैं।
इसके अलावा अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित वर्ग में उनकी लोकप्रियता लोकसभा चुनाव में भी वोट दिलाने में मददगार हो सकती है। ईश्वरप्पा जैसे नेताओं की बगावत को भी कांग्रेस भुनाना चाहती है। ऐसा हुआ तो कांग्रेस की गारंटी और उनका जातीय समीकरण उनके पक्ष में जा सकता है। इससे कांग्रेस की सीट भी अच्छी संख्या में बढ़ सकती है। कर्नाटक में 2019 का जनादेश। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कर्नाटक की 28 सीटों में से 25 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस और जेडीएस को एक एक सीट मिली। एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार सुमलता को मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य था जहां भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था। अब की बार अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने का दबाव भाजपा पर है, जबकि कांग्रेस को यहां हर हाल में बढ़त दिख रही है। बीजेपी लोकसभा मैदान में फिर से राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और जातीय समीकरणों को मुख्य हथियार बनाकर उतरी है। 10 साल के बाद मोदी जी जनादेश मांगने जा रहे हैं। 1950 से हमारा जो मैनिफेस्टो था वो पूरा का पूरा समाप्त कर मोदी जी आशीर्वाद लेने के लिए नहीं। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? कांग्रेस पार्टी 70 साल तक धारा 370 को संभाल कर देगी। और जब मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। और उस वक्त ये राहुल बाबा पार्लियामेंट में मुझे कहते थे कि धारा 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, ये मोदी सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर आबादी का समीकरण। कर्नाटक की कुल जनसंख्या 6 करोड़ 11 लाख है। इसमें से 5 करोड़ 13 लाख यानी 84% हिंदू हैं। वहीं मुस्लिम जनसंख्या 79 लाख यानी करीब 12.91% है। ईसाई 11 लाख और जैन जनसंख्या 4 लाख है। राज्य में कुल मतदाता 5 करोड़ 21 लाख हैं, जिनमें पुरुष 2 करोड़ 62 लाख और महिलाएं 2 करोड़ 59 लाख हैं। कर्नाटक का लिंगायत समुदाय हर चुनाव में जीत हार के लिए निर्णायक भूमिका निभाता है। कर्नाटक में लिंगायत की आबादी 17% है। इसके बाद वोकालिंगा सबसे बड़ा समुदाय है। वोकालिंगा समुदाय की आबादी करीब 12% है। इन दोनों समुदायों की कुल जनसंख्या करीब 29% हो जाती है। ऐसे में दोनों समुदायों का किसी भी पार्टी की जीत हार में बड़ा योगदान है। कर्नाटक में एससी 17%, कुरुबा 8%, एसटी करीब 7% है। लिंगायत की बात करें तो यह समुदाय पिछले काफी समय से बीजेपी के पक्ष में रहा है। दूसरी तरफ वोकालिंगा आमतौर पर कांग्रेस और जेडीएस को सपोर्ट करते रहे हैं। इस चुनाव के समीकरण की बात करें तो हालात थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और जेडीएस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे भी भाजपा दोनों पार्टियों के वोट बैंक में अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। मुस्लिम आबादी को लेकर इस बार खींचतान देखने को मिल सकती है। कांग्रेस और जेडीएस में बंटने वाला ये समुदाय अब की बार कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। जानकारों का कहना है कि मुस्लिम शायद ही जेडीएस के साथ जाएं, क्योंकि मुस्लिम मतदाता अमूमन ज्यादा संख्या में ऐसे दल को वोट करते हैं जो भाजपा को टक्कर दे रहा है। कर्नाटक में बीजेपी को सबसे बड़ी ताकत बनाने में बीएस येदियुरप्पा का बड़ा हाथ रहा। हालांकि फिर पिछले दौर में उनको किनारे होते देखा गया, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने कर्नाटक के अंदर लोकसभा 2024 की पूरी कमान फिर से येदियुरप्पा को सौंप रखी है। बीजेपी की तरफ से येदियुरप्पा का चेहरा कर्नाटक में काफी लोकप्रिय भी है। पार्टी को उम्मीद है कि कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष के रूप में येदियुरप्पा के बेटे बीआई विजेंद्र की अगुवाई 2019 वाला प्रदर्शन दोहराने में बीजेपी के लिए काफी मददगार साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी नेता बीएस येदियुरप्पा सत्ता और चुनावी राजनीति से बेशक बाहर हो गए, लेकिन कर्नाटक में पार्टी के मामलों में उनका दबदबा अब भी कायम है। केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्हीं पर भरोसा कर रहा है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन से लेकर निर्वाचन क्षेत्रों में असंतोष को शांत करने तक हर मामले में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य येदियुरप्पा की अहम भूमिका है। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य येदियुरप्पा के लिए ये चुनाव काफी अहम है, क्योंकि उन्हें इन चुनाव के जरिए साबित करना होगा कि पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के रूप में उनके बेटे बीआई विजेंद्र की स्थिति मजबूत हो और इस पद पर उनके बेटे के चयन को लेकर सवाल उठाने वाले आलोचकों को शांत किया जा सके। येदियुरप्पा चुनावी राजनीति से बाहर होने की पहले ही घोषणा कर चुके हैं।
हालिया चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ येदियुरप्पा की राज्य के चुनाव प्रचार अभियान में अहम भूमिका है। 4 बार मुख्यमंत्री रहे येदियुरप्पा ने राज्य में जमीनी स्तर पर पार्टी को खड़ा करने में अहम योगदान दिया है। वो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। खासतौर पर राजनीतिक रूप से अहम माने जाने वाले लिंगायत समुदाय के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। बीजेपी येदियुरप्पा फैक्टर को भुनाना चाहती है। खुद प्रधानमंत्री ने भी इस महीने की शुरुआत में येदियुरप्पा के गृह जिले शिवमोगा में आयोजित जनसभा के दौरान उनकी जमकर प्रशंसा की थी। मोदी ने कहा था कि शिवमोगा एक विशेष स्थान है। जनसंघ के दिनों में हमें कोई नहीं जानता था। उस समय स्थानीय निकाय स्तर पर भी हमारा कोई सदस्य नहीं था। ऐसे समय में येदियुरप्पा जी ने अपना जीवन यहीं बिताया। ये उनकी तपोभूमि है। कर्नाटक के लोकप्रिय जननेता बीएस येदियुरप्पा जी का जन्मदिन है। मैं उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं। उन्होंने अपना जीवन गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया है। येदियुरप्पा जी ने अभी पिछले हफ्ते कर्नाटक असेंबली में जो भाषण दिया है, वो सार्वजनिक जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचकर भी किस तरह व्यवहार में विनम्रता बनी रहनी चाहिए, ये हम जैसे हर किसी को, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी येदियुरप्पा जी का ये भाषण, उनका जीवन हमेशा हमेशा प्रेरणा देने वाला है। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों और बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार पार्टी ने पिछले साल मई में विधानसभा चुनाव में येदियुरप्पा को किनारे करने की कोशिश की थी। इन चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था और बीजेपी 224 सदस्यीय विधानसभा में केवल 66 सीटें ही जीत पाई थी। भ्रष्टाचार का मुद्दा, अल्पसंख्यकों के मत कांग्रेस के पक्ष में जाना और लिंगायतों के एक वर्ग का बीजेपी से दूरी बनाना पार्टी की हार के प्रमुख कारणों में शामिल रहे। बीजेपी ने एक बार फिर येदियुरप्पा पर भरोसा जताते हुए पिछले साल नवंबर में विजेंद्र को राज्य इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया था। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन में येदियुरप्पा का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने शिवमोगा से उनके बड़े बेटे BY राघवेंद्र को भी चुनावी मैदान में उतारा है। दक्षिण भारत की राजनीति उत्तर भारत से काफी अलग है। भाषा और संस्कृति की दीवार दक्षिण के चारों राज्यों को भी एक दूसरे से काफी अलग बनाती है। एक अरसे पहले बीजेपी ने कर्नाटक से साउथ में एंट्री की और इस बार तमिलनाडु तक केसरिया लहर छाई हुई है। वहीं कांग्रेस सरकार की अगुवाई में चुनाव का सामना कर रहे कर्नाटक के अंदर बीजेपी फिर से मैदान फतेह करने की कोशिशों में जुटी हुई है। हालांकि इस बार के चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट में भाई भतीजावाद चरम पर है। इस पैमाने पर कोई भी दल दूसरे से पीछे नहीं है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पीएम मोदी ने खुद दौरे कर केंद्र की योजनाओं पर ज्यादा जोर डाला। इसी का नतीजा रहा कि पूर्वोत्तर जैसा बड़ा इलाका कमल से खिल उठा। बीजेपी को उम्मीद है कि कर्नाटक में भी एक बार फिर यही करिश्मा दोहराया जाएगा और 28 सीटों वाला ये सूबा दिल्ली की गद्दी के लिए ज्यादा से ज्यादा सांसद चुनकर पीएम मोदी के हाथ मजबूत करेगा।